Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to EduSolace, that is education with peace of mind. So friends, आज आ गया है वीडियो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। सो जिन्होंने नवंबर, अक्टूबर, अगस्त इन सब के नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे जीएन करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने सभी के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, before proceeding with a further video, I request you all please subscribe our channel EduSolace, because when you all subscribe, it gives us motivation to keep making such free educational videos for you all. So now let's start with our session. So students, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक क्या है। तो ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग। इस ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर ही देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए, चार ऑप्शन है आपके पास, A 105, B 120, C 48 एंड D 85। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन C 48। इस रैंकिंग को जो टॉप किया है वो है सिंगापुर। सो सिंगापुर हैज टॉप दी चार्ट और इंडिया की रैंकिंग है 42। अक्सर आपसे इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो इसने किसने टॉप किया है और या फिर इंडिया की रैंकिंग मोस्टली पूछी जाती है। ओके, और किसने इस रैंकिंग को रिलीज किया, इस रिपोर्ट को। सो रैंकिंग हैज बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो इंडिया ने जो है वो काफ़ी, अगर बात करें तो जो उसने अपनी एविएशन सेफ्टी है उसको, सर्विसेज को काफ़ी इम्प्रूव किया है, और इसका फ़ायदा हमारे इंडियन कैरियर्स को मिलेगा बाहर अब्रॉड में, क्योंकि उनको जो लाइसेंस होता है और सर्विसेज अपनी एक्सपैंड करने का इंटरनेशनली, वो ईजिली मिल जाता है जब उनकी जो सेफ्टी प्रोसेस है वो इम्प्रूव करते हैं। सो इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन इट्स रैंकिंग एंड नाउ द करंट रैंकिंग इज 48। Now the next question is, which country has topped the list of nations at risk of violence? कौन सा देश हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। अगेन ये रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास फोर ऑप्शंस है, ए येमेन, बी पाकिस्तान, सी म्यांमार एंड डी इथोपिया। सो द करेक्ट आंसर इज बी पाकिस्तान। इंडिया की रैंक इसमें है 8th। ओके, सो ये अगेन लिस्ट आई थी जिसमें नेशंस लिस्टेड थे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ऑफ मास किलिंग्स। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है नेशन, वो टॉप नंबर पर है कि जहां पर रिस्क है कि मास किलिंग्स या बहुत ज्यादा वायलेंस आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड, ऑफ नहीं ऑन होगा, ऑन 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को कौन सा दिन बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू डेज एंड थीम्स, तो आपको कौन से दिन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है वो भी पता होने चाहिए, साथ में उस करंट ईयर की थीम एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ओके, सो आपको डेज एंड थीम्स दोनों याद रखने हैं। सो फोर ऑप्शंस आर, ए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, बी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सी इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और डी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। सो द करेक्ट आंसर इज, आप इमेज को भी देख सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ा, मैंने इमेजेस इसीलिए डाली है कि आप इसको ज़्यादा कोरिलेट करो और लॉन्गर टर्म के लिए आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ओके, और इसका थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये थीम बहुत अच्छे से याद रखिए। ओके, दिस थीम इज फॉर 2022। अब अगेन नेक्स्ट 23 दिसंबर में इसका थीम कुछ और होगा, हर साल नए थीम्स होते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर द करेंट थीम। ओके, सो ये दिन जो बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका मेन रीजन ये होता है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द मासेस अबाउट द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द डिसेबल्ड पीपल। ओके, और उनको कैसे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो इसका जो आप थीम भी देख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसका ये यही बता रहा है कि कैसे हम इनोवेटिव एक मॉडल लाए जिससे कि उनको इंक्लूसिव, उनको इंटीग्रेट कर सके अपनी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। ओके, सो आई होप आपको इसका थीम समझ में आ गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश दिव्यांग डिपार्टमेंट। दिव्यांग विभाग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। एंड हेयर आर योर फोर ऑप्शंस, ए मध्य प्रदेश,
बी राजस्थान, सी तेलंगाना एंड डी महाराष्ट्र. So the correct answer is D महाराष्ट्र. ओके, सो महाराष्ट्र पहला स्टेट है जहाँ पे एक दिव्यांग डिपार्टमेंट, यानी जो अभी हम बात कर रहे थे, जो डिसेबल्ड लोग हैं, पीपल हैं, उनके लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट सेटअप होगा. और इसको अराउंड 1143 करोड़ इसमें एलोकेट हुआ है इसमें. ठीक है, जो इस डिपार्टमेंट के लिए जिससे उसमें अच्छे से एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट की जा सके. और इसमें जो सेक्रेटरी लेवल ऑफिशियल्स होंगे वो काम करेंगे. और अराउंड 236 पोस्ट हैज बीन क्रिएटेड फॉर दिस, दैट विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स. ओके, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेट टीम हैज वन विजय हजारे ट्रॉफी 2022. किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? एंड द फोर ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी सौराष्ट्र एंड डी महाराष्ट्र. सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज सी सौराष्ट्र. सो सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है बाय बीटिंग महाराष्ट्र, विच इज हु वाज द फर्स्ट रनर अप बाय 5 विकेट्स. सौराष्ट्र हैज बीटन महाराष्ट्र एज प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट वॉज ऋतुराज गायकवाड़. ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हु हैज वन विजय हजारे ट्रॉफी. ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सौराष्ट्र हैज वन विजय हजारे ट्रॉफी बाय बीटिंग विच टीम. सो यू शुड बी नोइंग दैट आंसर ऑल्सो कि सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हरा के जीता है. और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट भी आप याद रखिए, ऋतुराज गायकवाड़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट सेमेरू वोल्केनो वाज इरप्टेड इन विच कंट्री. माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में फटा था? फोर ऑप्शंस आर देयर, आइसलैंड, जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया. सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडोनेशिया. ओके, सो वैसे तो हर साल बहुत सारे वोल्केनोस बहुत जगह पर फटते ही रहते हैं, बट माउंट सोमेरो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस. और सोमेरू का मतलब होता है द ग्रेट माउंटेन. इट इज द हाईएस्ट वोल्केनो इन जावा एट 3676 मीटर. इतने ज्यादा डेप्थ में बैंकिंग एसएससी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, बट जो यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दे शुड नो द आंसर्स इन डेप्थ. ओके, तो ये उन लोग के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 दिसंबर. 5 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? ये अगेन डेट्स एंड थीम्स रिलेटेड क्वेश्चन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फोर ऑप्शंस आर देयर, और मैंने पहले इसमें आंसर मार्क कर दिया है. द ऑप्शन इज वर्ल्ड सॉइल डे. ठीक है, सो वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 दिसंबर. एंड हियर इज योर थीम, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस. ओके, सो इस दिन का जो मेन एम होता है वो ये होता है, टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी इकोसिस्टम. ओके, तो जिससे हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन हो सके, उसकी अवेयरनेस, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो ये दिन दर्शाता है. साथ में जो भी चैलेंजेस है रिलेटेड टू सॉइल मैनेजमेंट, ठीक है, तो उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जा सके, वो ही इस डे का जो होता है वो प्रमुख कारण है. ठीक है, सॉइल्स वेयर फूड बिगिन, तो कैसे हम सॉइल को प्रॉपरली मैनेज कर सके और कैसे एक अच्छा सॉइल इंपॉर्टेंट है फॉर योर हेल्दी फूड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड माइग्रेशन मोबिलिटी अग्रीमेंट विद विच कंट्री. भारत ने किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एंड फोर ऑप्शंस आर ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी फ्रांस एंड डी कनाडा. सो द करेक्ट आंसर इज जर्मनी. देखिए, वैसे बहुत सारे एमओयूज अग्रीमेंट साइन होते रहते हैं बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. सो इट इज one of the most important MOUs which has been signed between India and Germany related to migration and mobility agreement. ठीक है, तो इस अग्रीमेंट का क्या मतलब है? इससे आपस में जो MOU साइन हुआ है, तो इट विल प्रोवाइड इजियर एक्सेस फॉर पीपल टू स्टडी, रिसर्च एंड वर्क इन बोथ द कंट्रीज. तो दोनों ही देशों को फायदा मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के स्टूडेंट्स एक दूसरे की कंट्री में जाके पढ़ाई कर सके, रिसर्च कर सके या फिर एम्प्लॉयमेंट अपनी पा सके. Next question is related to sports. Who has received Para Sports Person of the Year award at the टर्फ 2022? टर्फ 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? एंड फोर ऑप्शंस आर ए अवनी लेखारा, बी भवानी बेन पटेल, सी निषाद कुमार एंड डी देवेंद्र झाझरिया. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अवनी लेखारा. ओके, साथ में
ये भी पूछा जा सकता है, सरकार तलवार वॉज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला है। एंड ओडिशा वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट। ओके, तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल द थ्री आर इम्पोर्टेंट। अवनी लेखारा को बेस्ट पैरा स्पोर्ट्स पर्सन का मिला है, सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एंड उड़ीसा एज अ बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग पैरा स्पोर्ट्स। ठीक है, अवनी लेखारा जी ने अभी ओलंपिक्स में भी इसमें पैरा ओलंपिक्स में भी ये मेडल जीत के लाई थी, तो इनको बेस्ट पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। विच बैंक हैज वन बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? ये बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक क्या है? फोर ऑप्शंस आर, ए आईसीआईसीआई बैंक, बी कैनरा बैंक, सी एक्सिस बैंक एंड डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैनरा बैंक। सो कैनरा बैंक को मिला है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि एक कैनरा बैंक के लिए बहुत ही प्रेस्टीज की बात है। ठीक है, तो ये अवार्ड जो मिलता है, ये कई एरियाज को इसमें देखकर मिलता है कि कैसा वो रिटर्न्स डिलीवर कर रहे हैं, उनके कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, कितनी उनकी रीच बढ़ रही है उनके जोग्राफीज में। ठीक है, इन द लास्ट 12 मंथ्स, तो ये सब चीज़ें कंपेयर की जाती है अमंग डिफरेंट बैंक्स, एंड कैनरा बैंक इसमें एज अ विनर आया है सामने। और कैनरा बैंक के ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि कैनरा बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उनके जो सीईओ कौन है, तो वो है लिंगम वेंकटा प्रभाकर, एलवी प्रभाकर जी कैनरा बैंक के सीईओ है, एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ कैनरा बैंक इज इन बंगलुरु। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें कि आप जो भी हमारे पीएसयूज हैं उनके कैसे आप हेडक्वार्टर्स और जो उनके टाइटल्स आप कैसे याद रख सको, उसकी जीके ट्रिक्स रिलेटेड, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। How much remittance amount India has received in 2022 as per World Bank report? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत को कितनी प्रेषण राशि प्राप्त हुई है? फोर ऑप्शंस आर, ए 80 बिलियन डॉलर, बी 100 बिलियन डॉलर, सी 120 बिलियन डॉलर, डी 60 बिलियन डॉलर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 100 बिलियन डॉलर। ओके, सो इंडिया की जो बात करें तो ये फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिन्होंने 100 बिलियन डॉलर के मार्क को टच किया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में आए हैं। रिपोर्ट का नाम था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, एंड यूएस हैज सरपास यूएई एज अ टॉप सोर्स कंट्री। सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस इंडिया को आते थे, तो वो यूएई से आते थे अब तक, बट इस बार यूएस से उससे आगे बढ़ गई हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए 2021 में, तो उससे बढ़ के 12% और इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2021 में जो ये फिगर थी वो थी अराउंड 89.4 बिलियन डॉलर। सो इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 12% इन 2022 एंड हैज टच्ड 100 बिलियन डॉलर मार्क। इसके पीछे और भी मेन रीजंस ये है कि जो लेबर की जो वेजेस थी उन पे हाइक देखने को मिला, साथ में स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट देखने को मिला। ठीक है, और बहुत सारे इंडियंस अब ये जो यूएस में है वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी मात्रा में काफ़ी अमाउंट अपने होम कंट्री में रेमिट किया है। ठीक है, सो इंडिया हैज टच्ड 100 बिलियन डॉलर मार्क दिस ईयर, विच मेक्स दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 12th वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया इन विच कंट्री? 12वीं विश्व हिंदी कांग्रेस 2023 का आयोजन भारत द्वारा किस देश में किया जाएगा? फोर ऑप्शंस आर, ए कनाडा, बी फिजी, सी जर्मनी या डी ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फिजी। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फिजी गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, तो जो वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस है वो इस बार फिजी में किया जाएगा। और फिजी में आपको बता दें कि जो 30% जो पॉपुलेशन है इट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, और थीम जो इसका रखा गया है वो रखा गया है हिंदी, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो द थीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कंट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि जो वर्ल्ड हिंदी कांग्रेस होगा वो इंडिया इस बार फिजी में ऑर्गेनाइज करने वाली है। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू? पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फोर ऑप्शंस आर, ए एन्स लोगर, बी नताशा पिक मर्सर, सी एमरसन मनानगोवा एंड डी डीना बेलुआर्टे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डीना बेलुआर्टे।
ठीक है, आप जो ऑप्शन बी देख रहे हो, नताशा पिक मुर्सर, ये भी करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। नवंबर में ये सोल्वेनिया में प्रेसिडेंट चुनी गई थी। ठीक है, तो वो वहाँ की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी ऑफ सोल्वेनिया, नताशा पिक मुर्सर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगेन पेरू की ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, डीना बोलोआर्टे। सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। पेरू की कैपिटल लीमा एंड करेंसी सोल। तो ये स्टैटिक जीए का पार्ट है। तो क्योंकि पेरू की चर्चा हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, वो भी इसमें साथ में मैंने इंक्लूड कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई प्रपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ विच फीचर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलिंग पार्टी। ट्राई ने कॉलिंग पार्टी के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किस सुविधा की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है? Four options are there: A NAP, B DNAP, C CNAP, and D ENAP. So, students, correct answer is C CNAP, and CNAP stands for calling name presentation. तो इस फीचर से क्या होगा कि हमें पहले ही पता चल जाएगा कि जो कॉल आ रहा है वो किसका है। तो हम उसके अनुसार अपना डिसीजन ले सकेंगे कि हमें कॉल रिसीव करना है कि नहीं। और जो फालतू के जो स्पैम कॉलर्स होते हैं, उनसे भी हम बच सकेंगे। जिस तरीके से ट्रू कॉलर होता है, वो जो आप ऐप अपने में लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से जो सी नैप है, ये फीचर अब इंट्रोड्यूस कर रही है अपनी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका नाम रखा है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके थ्रू हमें कॉलिंग पार्टी की इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? एंड फोर ऑप्शंस आर: ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, एंड डी आंध्र प्रदेश। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए केरल। सो केरल हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। ठीक है, इसका मेन रीजन है वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्निकल एडवांसमेंट, ये इसके मेन रीजंस हैं। ठीक है, सो इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया डिजिटली डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, और डिजिटल डिवाइड को कम करना है। और जो इनका ये प्रोजेक्ट है केरला ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, ये भी अपने खत्म होने पर है, कंप्लीट होने पर है। एंड इट विल आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलिमिनेटिंग डिजिटल डिवाइड. Okay, so it's a very important question. You should remember Kerala is the first state to become fully digital banking state. Which district court has become the first court in Maharashtra to introduce e-system of functioning? कौन सी जिला अदालत कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाली महाराष्ट्र की पहली अदालत बन गई है? फोर ऑप्शंस आर देयर: ए जालना, बी बीड़, सी थाने, और डी उस्मानाबाद। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी उस्मानाबाद। तो उस्मानाबाद फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इन महाराष्ट्र, जिसमें जो सारा काम होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन कंप्यूटर सिस्टम पे होगा। सारे कोर्ट रिलेटेड वर्क, जो भी फाइलिंग, पेमेंट और भी बाकी जो सर्विसेज होगी, इट कैन बी डन थ्रू मोबाइल ऐप। हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड आप सबको पता होगा, इट स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से के लिए काम करता है बैंक। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर ऑप्शंस आर देयर: ए केवी कामत, बी केवी शाहजी, सी प्रदीप शाह, एंड डी राज किरण राय। करेक्ट आंसर इज बी केवी शाहजी। देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन प्रेसिडेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें उन सब के जरूर से याद होने चाहिए, खासकर जो रेगुलेटिंग बॉडीज है, जैसे आरबीआई है। ठीक है, वैसे ही नाबार्ड है, सेबी है। तो ये जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होती है, इन सब के चेयरमैन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो नाबार्ड के जो नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो है केवी शाहजी। ये कुछ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नाबार्ड कि नाबार्ड वो सेटअप इन 1982 विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 100 करोड़। एंड नाबार्ड के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये भी पूछा जाता है, तो वो मुंबई में है। ओके, नेक्स्ट, नेम द प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर इनोवेशन ऑफ स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। अंतरिक्ष उद्यमशीलता परिस्थिति के तंत्र के नवाचार के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंच का नाम बताइए। फोर ऑप्शंस आर देयर: ए इनोव, बी ईटेक्स, सी स्पैग, एंड डी स्पिन। सो करेक्ट आंसर इज SPIN, स्पिन। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्पिन क्या है प्लेटफॉर्म? स्पिन का फुल फॉर्म है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। तो इस प्लेटफॉर्म जो होगा ये काम करेगा टुवर्ड्स स्पेस एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, टुवर्ड्स इनोवेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजीज, जैसे कि आपका एरोस्पेस हो गया, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हो गई, सेंसर्स हो गए। ठीक है, तो उस क्षेत्र में ये काम करेगा। और इसके लिए इसरो एंड सोशल अल्फा, ये दो बॉडीज है, इन्होंने एमओयू साइन किया है। ओके, तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 दिसंबर? 10 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? फोर ऑप्शंस आर देयर। ए ह्यूमन राइट्स डे यानी मानव अधिकार दिवस, बी वर्ल्ड फूड डे विश्व खाद्य दिवस, सी वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस, या वर्ल्ड सॉइल डे विश्व मृदा दिवस। आई होप आपको इमेज देखकर समझ में आ ही गया है। ऑप्शन ए ह्यूमन राइट्स डे यानी मानव अधिकार दिवस, और इस साल इसका थीम है डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। तो ये ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेन एम यही है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना कि क्या उनकी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या लिबर्टीज हैं, ठीक है, जिसको वो अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, एंड दे कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ विद फुल फ्रीडम, और सबको इक्वल राइट्स मिल सके और इक्वल फ्रीडम मिले और इक्वल जस्टिस मिले। यही इसका थीम भी है, डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। सो इम्पॉर्टेंट थीम होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, तो यू शुड रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट ये बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेम द इंडियाज फर्स्ट पेमेंट गेटवे टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाले मतलब उसमें जो यूज हो सके, भारत के पहले भुगतान गेटवे का नाम बताइए। फोर ऑप्शंस आर देयर। ए पेटीएम, बी रेजर पे, सी पेयू एंड डी बिल डेस्क। सो करेक्ट आंसर इज बी रेजर पे। सो रेजर पे जो है वो इंडिया का फर्स्ट पेमेंट गेटवे बन गया है जिसपे कि क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई सपोर्ट किया जाएगा। साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो इसको कौन से बैंक्स को ये सपोर्ट करेगा। ओके, सारे बैंक्स इसमें नहीं इंटीग्रेटेड है, खाली 4 बैंक्स है जिनके कस्टमर इसकी बेनिफिट उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। वो है एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक एंड इंडियन बैंक। तो इन 4 बैंक्स के कस्टमर इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, और रेजर पे का ये आप जान लीजिए, क्योंकि रेजर पे की बात हो रही है, तो इनके अभी करंट में एमडी कौन है, और ये इनके को फाउंडर भी हैं मिस्टर शशांक कुमार। ओके, सो ये बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच हैज लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है। फोर ऑप्शंस आर देयर। ए मणिपुर, बी केरल, सी सिक्किम एंड डी मेघालय। सो करेक्ट आंसर इज डी मेघालय। सो मेघालय गवर्नमेंट ने जो है वो टेक ईगल इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, और उन्होंने पहला एशिया का ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है। इसका मेन एम ये है कि जो भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है, मतलब जो कि बहुत ही जरूरी सामान है, जैसे कि हमारी मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गए, तो इनको सही समय पर लोगों तक पहुंचाया जा सके। एक तरीके से आपने मान लो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल सके टू द नेटिजन्स, ये इसका मेन एम था। और ये एक अलग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो कहाँ से निकली, तो फर्स्ट फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम जेंगजाल सब डिविजनल हॉस्पिटल। ठीक है, तो पहला ड्रोन यहाँ से उड़ा, जिसके थ्रू कि आप मेडिसिन और जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, ये सब आप लोगों तक हेल्थ रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स जो है वो पहुंचा सके। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सैनिटेशन वर्कर्स डेवलपमेंट स्कीम। किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना शुरू की है। फोर ऑप्शंस आर देयर। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज सी, तमिलनाडु। ओके, और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखिए जो इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा है शहवास। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में दिए रहते हैं ऑप्शंस में, और कभी कभी फुल फॉर्म, सो यू शुड रिमेंबर बोथ। सहवास क्या है? सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी। इस मोबाइल ऐप की मदद से क्या कर सकते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इसमें इट विल आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट डेटा ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और इट एम इज टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ सैनिटरी वर्कर्स इन स्टेट। अब जो कि स्कीम का नाम ही है सैनिटेशन वर्कर डेवलपमेंट स्कीम, तो इसमें जो भी स्वच्छता कर्मचारी है उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम बनी है।
ठीक है, इस स्कीम के अंडर में जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है जैसे कि ग्लव्स है, बूट्स है, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और साथ में ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो इनके वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। ठीक है, तो ये सैनिटेशन वर्कर के लिए अच्छी स्कीम लॉन्च की है हमारे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, हु हैज वन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? सो करेक्ट आंसर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। ऑप्शन डी है, ओके, मैकलॉगलिन लेब्रॉन एंड आर्मेंड डुप्लांटिस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने मैकलॉगिन लेब्रॉन जो है ये हर्डलर हैं, और ये जो अरमान डुप्लांटिस है ये वर्ल्ड बॉलर है। ठीक है, तो ये दो एथलीट्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये नाम थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज वन फर्स्ट प्राइज फॉर आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन? आयुष्मान भारत आईडी उत्पादन के लिए किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है? Four options are there: A. Kerala, B. Karnataka, C. Jammu and Kashmir, and D. Andhra Pradesh. And students, correct answer is option C. Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir ने first prize जीत लिया आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन, and it is set to achieve the best model of health delivery in country. तो हर साल जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का प्रोग्राम होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसमें ये सब प्राइजेस दिए जाते हैं। इसका मेन एम यही है कि जो हेल्थ कवरेज है वो पूरे इंडिया में पूरे यूनिवर्सली सबको इसका एक्सेस मिल सके। ठीक है, सब इसमें कवर हो सके, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम मिल सके। ओके, नेक्स्ट, विच फार्म हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन कंट्री? किस फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? एंड फोर ऑप्शंस आर देयर: कर्नाटक फार्म, बी केरला सीड फार्म, सी तमिलनाडु फार्म, या डी आंध्र प्रदेश फार्म। So correct answer is option B, Kerala seed farm. So Kerala seed farm has been declared as a first carbon neutral farm in the country, और ये step है towards reducing carbon emissions. Okay. सो अराउंड ये भी बता दें कि अराउंड 173 टन्स ऑफ नो कार्बन हैज बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम दिस फार्म। ठीक है, तो इतना ज्यादा कार्बन और काफी सारे इन्होंने जो है वो कार्बन एमिशंस इस फार्म के थ्रू कम हुआ है। और ये कहाँ लोकेटेड है? सो इट्स लोकेटेड इन अलावू, कोची, केरला। ओके स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट वनीकरण टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन? किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू करी है? वनीकरण। सो फोर ऑप्शंस आर देयर: ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल, एंड डी सिक्किम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, तो ये जो वनीकरण प्रोजेक्ट है वो केरला में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अंडर अब देखिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स क्या क्या करेंगे: प्लांटिंग द सेपलिंग्स, न्यू पौधे उगाएंगे, एंड दे विल प्रोटेक्ट द प्लांट्स, इरेडिकेशन ऑफ इन्वेजिव प्लांट्स, इनको जो इन्वेजिव प्लांट्स हैं जो कि मेन प्लांट्स के साथ हस्ताक्षर करते हैं, तो हस्तक्षेप करते हैं, उनको हटाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल बंड्स फॉर हार्वेस्टिंग रिवर रेन वाटर। ठीक है, सॉइल बंड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसमें रेन वाटर इकट्ठा किया जा सके और फिर वो प्लांट्स को सप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स ये सब काम करेंगे इसमें। और ये कहाँ पर बन रहा है? सो इट इज एग्जीक्यूटेड इन सुल्तान बथेरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सुल्तान बथेरी फॉरेस्ट रेंज ऑफ, याद रखिए, वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला में ये स्थित है, लोकेटेड है दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखिए। और वनीकरण प्रोजेक्ट का नाम है, क्या उसके अंदर काम किए जाएंगे वो मैंने यहाँ पे लिखे और अभी आपको समझाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एडिशनल मैंने दी है, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको सब पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए, वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखिए जिससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन? अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन किसने शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सो फोर ऑप्शंस आर देयर: ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, एंड ऑप्शन डी पंजाब।
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु। सो तमिलनाडु ने ये क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है। इसका मेन एम यही है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे मैनेजमेंट किया जा सके और जो भी वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्लाइमेट ये मिटिगेशन एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सके, कार्बन एमिशंस कम से कम हो जिससे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को जो लॉन्च किया है इसके लिए जो बजट रखा है वो है 500 करोड़, तो इतना एलोकेट किया है इसमें रुपीज 500 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक सेपरेट कंपनी लॉन्च की गई है, सेपरेट स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी नाम से इसको सेटअप किया है, जो कि कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इनके देखेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म विलेजेस विद ट्राइबल पॉपुलेशन इनटू मॉडल विलेज। जनजातीय आबादी वाले गांवों को मॉडल गांव में बदलने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की है? सो फोर ऑप्शंस आर देयर, PMSBY, बी PMAPY, PMGSY, PMAAGY। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बार क्या होता है, हम लोग फुल फॉर्म अगर दे देते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, इसलिए एग्जाम में इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है जिससे कि लोगों को कंफ्यूजन हो। इसीलिए मैंने कहा कि आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म दोनों ही दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, PMAAGY। अब देख लेते हैं PMAAGY है क्या। PMAAGY स्टैंड्स फॉर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर क्या काम किया जाएगा, एक्चुअली इसमें जो कि विलेजेस हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन है और जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनको मॉडल विलेज में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे कि उसमें जिनको कमियां हैं, जैसे कि वहाँ वो उसमें कम की जा सके, उनको प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी मिल सके, प्रॉपर टेलीकॉम सर्विस मिल सके, स्कूल्स हो, आंगनवाड़ी सेंटर्स हो, हेल्थ केयर सेंटर्स हो, उनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिल सके, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो। तो इस तरीके का जो मॉडल विलेज का जो एग्जाम्पल होता है वो मतलब एक तरीके से सेटअप किया जा रहा है। तो एक एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही थी जिसका नाम था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम, ठीक है, उसी को रिवैम्प करके ये नई स्कीम बना दी है जिसका नाम रखा है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। तो मेन इसका एम यही है कि किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके इन सभी स्पेशल विलेजेस का और वहां पे रहने वाले लोगों का। ओके, सो ये प्रॉपर आप इसको याद कर सकते हो, कितने विलेजेस डेवलप करने का इनका एम है, ऑब्जेक्टिव है, तो 36,428 विलेजेस विद एटलीस्ट 50% ट्राइबल पॉपुलेशन एंड 500 scheduled ट्राइब इनटू मॉडल ट्राइबल विलेजेस। और जिसका टाइम पीरियड रखा गया है वो है 2021-22 टू 2026 तक इसको खत्म करना है, ठीक है। उसमें ये अराउंड मोर देन 36,000 विलेजेस मॉडल विलेजेस में कन्वर्ट किए जाएंगे, और क्या क्या फैसिलिटीज होंगी वो अभी मैंने आपको समझाई, ठीक है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ये स्कीम भी और अंदर के इसमें जो भी इसके फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स है, क्या एम है, वो भी आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज पास टोबैको लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया है? एंड फोर ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसा पहली कंट्री बनी है जिसने कि जो लीगल स्मोकिंग की एज है, ठीक है, वो इसने बताई है, इसमें जो 15 इयर्स और उसके नीचे के जो लोग हैं वो लोग सिगरेट नहीं खरीद सकेंगे अब इंग्लैंड में, ठीक है। और काफी इस कानून को कड़ा किया है कि जो उसमें कितना सिगरेट में निकोटीन का इस्तेमाल होना है उस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। साथ में जो सिगरेट्स है वो स्पेसिफाइड टोबैको सेंटर्स पे ही मिलेंगी, किसी भी जो नुक्के कॉर्नर की जो दुकान होती है, नुक्कड़ की दुकानें या सुपरमार्केट्स में अब इन्हें नहीं बेचा जा सके जाएगा, जिससे कि उनकी एक्सेसिबिलिटी कम हो। एक्सेसिबिलिटी कम हो तो लोग मतलब उसको कम खरीद पाए। और ये मेन स्टेप इसीलिए लिया गया है क्योंकि टोबैको से आप सबको पता है स्मोकिंग करने से जो होते हैं हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, हमारे हेल्थ केयर, हमारी जो हेल्थ है उस पे इफेक्ट पड़ता है। तो कैसे प्रॉपर हेल्थ
हेल्दी लाइफ स्टाइल लोग जी सके, सिगरेट्स का कम से कम इस्तेमाल कर सके, इसलिए इंग्लैंड ने ये नियम बनाया है। और खासकर अब जैसे मैंने बताया बिलो 14 ईयर्स एज के लिए इसको रोक लगा दी गई, एकदम बैन कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों में तो इसका और भी बुरा असर पड़ता है। सो इट प्रोहिबिट्स द सेल ऑफ सिगरेट्स टू दोज बोर्न ऑन और आफ्टर जनवरी 1 2009 एंड न्यूजीलैंड एम टू बी स्मोकिंग फ्री बाय 2025। तो 2025 इन्होंने अपना टारगेट रखा है जब ये स्मोक फ्री हो सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। सो किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर हस्ताक्षर किए हैं? फोर ऑप्शंस आर देयर, ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी ब्रिक्स, सी एशियान एंड डी यूरोपियन यूनियन। सो करेक्ट आंसर इज डी यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन ने इस पे साइन किया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इसका मेन एम ये है कि जो पॉल्यूटिंग गुड्स है जैसे कि आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ठीक है, तो उस पे इन्होंने टैरिफ बढ़ा देंगे। ये भी अगेन स्टेप यही है कि जो कार्बन एमिशंस है वो कम से कम हो सके। तो जो भी यूरोपियन यूनियन और जो दूसरी कंट्री के बीच में जो भी ट्रेडिंग होगी तो उसमें क्या होगा, इन गुड्स पे जो भी पॉल्यूटिंग गुड्स है उस पर टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम कौशल को काम कार्यक्रम हैज बीन रीनेम्ड एज व्हाट। पीएम कौशल का कार्यकर्ता को नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सो फोर ऑप्शंस आर देयर, पीएम अभ्यास, बी पीएम कर्मयोगी, सी पीएम विकास एंड डी पीएम कुशल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पीएम विकास। सो पीएम कौशल को काम कार्यक्रम ये स्कीम थी गवर्नमेंट की, जिसका नाम अब बदल के पीएम विकास रख दिया है। विकास का फुल फॉर्म है पीएम प्रधानमंत्री विरासत का सामवर्धन। ये इसका फुल फॉर्म है, आप याद रखिए, पीएम यानी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो एक्चुअली ये स्किल डेवलपमेंट स्कीम है। और 5 जो इनकी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स है, जैसे पहली सीखो और कमाओ, दूसरी उस्ताद, तीसरी हमारी धरोहर, चौथी नई मंजिल और पांचवी नई रोशनी। तो ये 5 स्कीम को कन्वर्ज करके नई स्कीम बनाई है पीएम विकास। ठीक है, जो पहले पीएम कौशल को कार्यक्रम थी वो पीएम विकास बन गई है। तो इसका मेन एम यही है कि कैसे जो माइनॉरिटीज़ है उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके, उनको स्किल उनमें डेवलप की जा सके, और जिससे उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच रीजन गेट इट्स फर्स्ट एवर जीआई टैग फॉर रक्त से कार्पो एप्रिकॉट। रक्त से कार्पो खुबानी के लिए किस क्षेत्र को अपना पहला जीआई टैग मिला है? फोर ऑप्शंस आर देयर, ए मैसूर, बी लद्दाख, सी शिमला एंड डी बंगलुरु। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लद्दाख। तो हम आपको बता दें कि अराउंड 9 जीआई टैग्स रजिस्टर हुए थे दिसंबर में। तो उसमें अब वो सभी तो नहीं इंपॉर्टेंट, बट लद्दाख इंपॉर्टेंट इसलिए कि उसको पहला कोई जीआई टैग मिला है और वो उनके एप्रिकॉट के लिए मिला है। तो अब एप्रिकॉट्स भी वहाँ पे अराउंड मोर देन 25 वेराइटीज के एप्रिकॉट मिलते हैं। बड़े स्पेशल है रक्त से कार्पो, जो कि बहुत ही स्वीट होता है, तो इसके लिए इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आप सबको पता होगा, जो कि स्टैंड करता है फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, अब जैसे कि बिहार के जो मखाने हैं वो वहाँ के फेमस है, जैसे कोलकाता का रसगुल्ला है, तो ये सब उन सबको जीआई टैग मिला है। तो वो क्या बताता है, वो बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है स्पेसिफिकली ये कौन से रीजन का है, तो वहाँ के एक्चुअली कल्चरल हेरिटेज को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जीआई टैग मिला है लद्दाख को, रक्त से कार्पो एप्रिकॉट, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट, हु हैज वन मिसेस वर्ल्ड टाइटल 2022। मिसेस वर्ल्ड टाइटल 2022 किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर ऑप्शंस आर देयर, ए हरनाथ संधू, बी सिमरन कौर, डी सरगम कुशल एंड डी महक कौर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सरगम कौशल। सो सरगम कौशल ने इस साल का मिसेस वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। और अराउंड मोर देन 21 ईयर्स के बाद इंडिया के पास ये टाइटल आया है। इसके पहले इस टाइटल को अदिति गोवित्रिकर, जो कि बाद में बॉलीवुड में एक्ट्रेस बन गई थी, उन्होंने इसे 2001 में जीता था। और उसके बाद अब 21 साल बाद सरगम कौशल, जो कि जम्मू की रहने वाली है, उन्होंने ये टाइटल जीता है। और हन्ना सिंधु आपको सबको पता है, वो तो इस साल मिस यूनिवर्स रही थी। तो आप देख रहे हो कैसे ये डिफरेंट इंडियन ब्यूटीज हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्यूटी पेजेंट्स में। और ये इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है कि ये क्राउन इस बार इंडिया के पास आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑफनी ऑन 18 दिसंबर, 18 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? सो हम डायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। इसका थीम है इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अब देखिए माइग्रेंट्स क्या, अभी हर साल बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिस्प्लेस होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रेफ्यूजीज होते हैं जो डिफरेंट कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं। ठीक है, तो इस थीम जो है वो इस साल ये बता रही है कि हमें कैसे ये अवेयरनेस मतलब स्प्रेड कर रही है कि हमें उनका जो हेल्थ केयर है, अब क्या होता है वो लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते हैं, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती क्योंकि वो सिटीजन नहीं होते हैं, तो उनका पूरा असर पड़ता है उनकी लाइफ स्टाइल में, और उनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता है। तो कैसे उनको इंटीग्रेट किया जा सके प्राइमरी हेल्थ केयर में, और कैसे उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम किया जा सके। और साथ में ये जो डे होता है ये इसलिए भी ऑब्जर्व करते हैं कि उन्होंने जो काफ़ी सारे माइग्रेंट्स होते हैं जो दूसरी कंट्री में जो डिस्प्लेस होके चले जाते हैं, तो वो काफ़ी सारे वर्क करते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री, तो उनके लिए भी इस डे को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि उनको ये ऑनर दे सके, और साथ में लोगों में भी अवेयरनेस करा सके कि कैसे हमें उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? सो फोर ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 68 और ऑप्शन डी 85। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 68। ठीक है, सो इंडिया की रैंक है 68, अभी भी इंडिया काफी पीछे है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इसका मेन रीजन क्या होता है, इसका क्यों होता है ये? पीपल शुड हैव लाइक प्रॉपर फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, इसका मेन एम यही है कि प्रॉपर इनको न्यूट्रिशियस फूड इंडिया को मिल सके, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो ये इसका मेन एम होता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज करी है? बाय इकोनॉमिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करी? द इकोनॉमिस्ट ने रिलीज करी है, और इस लिस्ट को टॉप किया है फिनलैंड ने। ओके, तो क्वेश्चन टॉप किया है फिनलैंड ने, और इंडिया की रैंकिंग है 68 इन फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड टास्क फोर्स टू प्रिवेंट ऑनलाइन गेमिंग इन द स्टेट? किस राज्य सरकार ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग को रोकने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है? सो फोर ऑप्शंस आर देयर। ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र एंड डी तमिलनाडु। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स कमिटी सेटअप करी है टू रेगुलेट द ऑनलाइन गेमिंग इन एमपी। ठीक है, तो जिससे जो भी गेम एप्लीकेशंस जो हम लोग डाउनलोड करते हैं मोबाइल फोन पे, उस पर रेगुलेशन लगाने के लिए टास्क फोर्स सेटअप करी है, जिनके हेड हैं इकबाल सिंह बेंस। ठीक है, तो ये हेड कर रहे हैं कमेटी को। तो एक्चुअली इसका मेन एम ये है, इसका पीछे रीजन कारण ये है कि एक 11 साल का बच्चा था जो कि गेम खेल रहा था और फिर उसने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके की वो गेमिंग एप्स जो कि बुरा प्रभाव डालते हैं हमारे मेंटल हेल्थ पे, जिसके कारण ये बच्चे इस तरीके के कदम उठाते हैं, इतनी ठीक है सीरियस एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं कि वो सुसाइड तक कमिट कर ले, तो इसको रोका जा सके और उन पे एक रेगुलेशन लाया जा सके गेमिंग एप्स पे। उसके लिए ये कमिटी उन्होंने मध्य प्रदेश ने सेटअप करी है। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड हैज बीन लॉन्च फ्रॉम विच इंश्योरेंस कंपनी? भारत का पहला जमानत बॉन्ड इसका हिंदी वर्ड आ रहा था, किस बीमा कंपनी से लॉन्च किया गया है? फोर ऑप्शंस आर देयर। ये इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, ऑप्शन बी भारतीय एक्सा, ऑप्शन सी एचडीएफसी अर्गो एंड ऑप्शन डी बजाज आलियांज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बजाज आलियांज। तो स्टूडेंट्स हम पहले आपको श्योरिटी बॉन्ड के बारे में बताते हैं। श्योरिटी बॉन्ड क्या है? ये एक तरीके का आप मान लीजिए इंश्योरेंस टूल है। ठीक है, तो जैसे जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि जैसे कि ये वो रोड बनाएगा या ये रेलवे लाइन बनाएगा और वो प्रॉप हाईवे बनाएगा, और वो एक समय पे नहीं कंप्लीट कर पाता है, जिसके कारण जो इस कॉन्ट्रैक्ट को देता है जो प्रिंसिपल होती है, तो उसको लॉस सफर होता है, तो उसी के लिए ये कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हैं ये श्योरिटी बॉन्ड।
ठीक है? तो इसका मेन एम एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर जो प्रोजेक्ट्स की बिड होती है उनमें आ सके। क्यों आएँगे वो लोग? क्योंकि इसमें कोई कोलेटरल नहीं लिया जाता है। तो अब कोलेटरल नहीं लिया जाएगा तो जो वो अपना पैसा है कॉन्ट्रैक्टर वो अपने वर्किंग कैपिटल अपने बाकी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में लगा सकेगा और उसको कम से कम डेट लेना पड़ेगा, ठीक है? तो उस वो पैसा उसका फ्री रहेगा क्योंकि कोलेटरल नहीं लगेगा, तो वो वर्किंग कैपिटल के लिए उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है? और इसमें अब जो बैंक गारंटी है जो कि उसमें काफ़ी सारी लीगल एक्टिविटीज़ लगती है तो उसकी जगह पे ये रिप्लेस उसको रिप्लेस करेगा मतलब अब बैंक गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी जगह सिर्फ़ श्योरिटी बॉन्ड ही इश्यू कर सकते हैं और ये मेनली इसीलिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है रोड्स हाईवेज वो सब टाइम पे कंप्लीट हो जाए और अगर नहीं हो रहे हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं प्रिंसिपल उनका जो भी लॉस होता है तो उसको ये कवर करेगा। ठीक है, तो आई होप ये श्योरिटी बॉन्ड के बारे में आपको अच्छे से समझ गया है। तो इसे बजाज अलियांज ने इशू किया है पहला। इट्स अ रिस्क ट्रांसफर टूल फॉर द प्रिंसिपल एंड शील्ड्स फ्रॉम लॉस एंड इट रिड्यूसेस द नीड फॉर बैंक गारंटीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इसे लाया गया है, तो बैंक गारंटी की जगह श्योरिटी बॉन्ड के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज जस्ट एज द बेस्ट परफॉर्मर इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता किसे घोषित किया गया है? फोर ऑप्शंस आर देयर, ए पौंडीचेरी, बी गोवा, सी लक्षद्वीप एंड डी Chandigarh. So correct answer is A, Pondicherry. So Pondicherry has been adjudged as the best performer in social progress index. एंड दिस इंडेक्स जो ये इंडेक्स है इसने लिस्ट निकाली है बेस्ट स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट की जिसने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पे अच्छा काम किया है। इसमें मेनली ये 3 डायमेंशंस को जज करते हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटीज। ये 3 डायमेंशन से आप याद रखिए। और साथ में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का पूछेगी किसको अवार्ड मिला है, तो वो मिला है शिमला को जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सो शिमला हैज बीन एडजस्ट एज द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एंड पौंडीचेरी एज अ बेस्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। ओके, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब भी टॉप में थे हमारे यूटीज, गोवा लक्षद्वीप चंडीगढ़, बट फर्स्ट पे थे पौंडीचेरी। तो आप याद रखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशंस बहुत अच्छा लगा होगा और ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डाले थे और मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से इसको समझा सकूं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके माइंड में रिटेन हो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव थम्स अप और भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा कि उनको बेनिफिट मिल सके। एंड एट लास्ट आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि प्लीज़ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।